एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग आज DNF ब्लॉक का एग्जामिनेशन जो होने वाला है आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल का 23 फरवरी, उसमें DNF ब्लॉक चैप्टर के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको करके जाने ही हैं। मतलब कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। इसके पहले मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर और केमिकल काइनेटिक्स का भी मोस्ट VBI क्वेश्चंस को मैंने आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। आज मैं आपको DNF ब्लॉक जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, उसमें मोस्ट VBI क्वेश्चंस कौन हैं ये मैं आपको आज बताऊंगा। देखिए, DNF ब्लॉक चैप्टर जो है वो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें आप एवरेज स्टूडेंट भी अगर आप हैं तो आपको इससे मैक्सिमम मार्क्स उठाना है। ये चैप्टर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दोनों को आप मान सकते हैं कि आप जितने भी आपके सिलेबस में चैप्टर्स हैं, ये दोनों चैप्टर्स सबसे इजी चैप्टर्स हैं, इसलिए इनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ये दोनों ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको जो बहुत वीक स्टूडेंट भी हैं, जो एवरेज स्टूडेंट भी हैं, उसको एटलीस्ट एक रेस्पेक्टेड मार्क्स या आप कह सकते हैं कि पासिंग मार्क्स तो आराम से दिला देगा। इसलिए ये चैप्टर को आपको कभी भी गलती से भी स्किप नहीं करना है और इसको पढ़ना है बढ़िया से, ठीक है। अगर आपने नोट्स पढ़ रखा है, अगर आपने मेरे DPP को बना लिया है, अगर आपने क्वेश्चन बैंक झारखंड बोर्ड का जो JCRT की तरफ से आया है उसको सॉल्व कर लिया है, तब तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, तब आपको जरूरत नहीं है ना। हालांकि फिर भी आप ये वीडियो को देख लीजिए कि फिर भी देख लीजिए एक बार, क्योंकि आपने जो पढ़ा है क्या मैं यहाँ पर वही बता रहा हूँ या कुछ ऐसा चीज़ भी है जो आप नहीं पढ़ पाए हैं और यहाँ पर आपको यहाँ मिल रहा है, तब उसे जल्दी से जाके आप देख लीजिएगा। छोटा वीडियो ही होगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो एज लाइक कीजिएगा आप और उसको कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट भी है तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और अगर अपने फ्रेंड्स को आप ये शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो DNF ब्लॉक का सबसे पहले क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए थ्योरीज, पहले डी ब्लॉक का बात करते हैं हम लोग। डी ब्लॉक चैप्टर का थ्योरीज, ठीक है। अगर आप डी ब्लॉक चैप्टर के थ्योरीज में जाएंगे, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे, है ना, एक सेकेंड, हाँ, डी ब्लॉक का थ्योरीज में बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड आयंस फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 से 30। देखा जाता है कि 21 से लेके, अब ये तो जान है डी ब्लॉक का, अगर आप इसको नहीं किए हैं तब तो फिर आप स्टार्ट ही नहीं कर पाइएगा चैप्टर को। स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, है ना, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, है ना, मैग्नीज 25, ठीक, आयरन 26, ठीक, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। इन सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता होना चाहिए। इस किसी भी कीमत पर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को छोड़िए नहीं, क्योंकि अगर ये छोड़िएगा तब चैप्टर में आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। खास तौर पर कॉपर और क्रोमियम और कॉपर का, क्योंकि ये दोनों एक्सेप्शंस हैं, इसलिए इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको याद होने एकदम चाहिए, बाकी सभी को तो होना ही चाहिए। और इतना ही नहीं, इनके ऊपर जो चार्ज होगा, जैसे आपको दे देगा स्कैंडियम 3+, क्रोमियम 2+, मैग्नीज 2+, कॉपर प्लस, निकेल 2+, है ना, आयरन 3+, ऐसे करके आपको दिया रहेगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का फायदा ये होता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सही से लिखेंगे तो आप अनपेड इलेक्ट्रॉन भी निकाल पाएंगे, पैरामेग्नेटिक पता कर पाएंगे, कलरफुल पता कर पाएंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल पाएंगे। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं आपको। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके जाना ही है 21 से 30 तक जरूर। अगर आप उससे भी ज्यादा, अगर आप 4D सीरीज 5D सीरीज का भी कुछ एलिमेंट्स का कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन 3D सीरीज का तो करके जाना ही है। 3D सीरीज का मतलब जिसके लास्ट में 3D ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी कि एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 to 30। एक बात मैं आपको और कहूंगा, कई बार एग्जामिनेशन में जब आएगा ना कि बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए, है ना, मैग्नीज 2+ का, तो आपको एटॉमिक नंबर 25 नहीं बताएगा वो, है ना। ये मत सोचिएगा एटॉमिक नंबर वहां 25 लिखा रहेगा। अगर आपने लिखा हुआ है तब तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है, तो जरूर आपने कोई अच्छा काम किया होगा पिछले जन्म में जो आपको एटॉमिक नंबर बता दे रहा है। लेकिन एटॉमिक नंबर आपको नहीं बताएगा, आपको सिर्फ लिखेगा Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए, जिंक का लिखिए, वहां एटॉमिक नंबर 30 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसलिए आप 21 to 30 तक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर भी याद कर लीजिएगा, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो करना ही है, एटॉमिक नंबर भी याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट आता है आपका, अच्छा, इसका एक ट्रिक भी था, साइंस टीचर वंदना कुमारी मांगे फीस, कोर्स नहीं कंप्लीट जनाब। आप ये ट्रिक से याद रख सकते हैं, साइंस टीचर वंदना कुमारी मांगे फीस, कोर्स नहीं कंप्लीट जनाब। इस लाइन को याद रख लीजिए, 21 से 30 तक आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये वाला N-1D 1 to 10 NS 1 to 2, ठीक है। डी ब्लॉक बोले या
ट्रांजिशन एलिमेंट, दोनों में आप ये कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। ये और एफ ब्लॉक का भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एफ ब्लॉक का थोड़ा बड़ा है, n-2 f1 to 14 n-1 2 n-1 d 0 to 1 ns2, वो बड़ा है। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों का, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का याद करके जाइएगा। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये बहुत पूछता है, केवल पूछ देगा आपको ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन। साथ साथ ये भी पूछता है कि कॉपर और सिल्वर ये दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट हैं जबकि जिंक नहीं है, क्यों, जिंक क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है गिव रीजन। ये तो देखा जाए बहुत ज्यादा VBI है, गिव रीजन। इसमें देखिए 6 प्रॉपर्टीज है ट्रांजिशन एलिमेंट का और उनका सिर्फ गिव रीजन आपसे पूछेगा। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट पैरामेटिज्म क्यों शो करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कलरफुल कंपाउंड क्यों बनाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट एलॉय क्यों बनाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं। सिर्फ रीजन आपको बताना है। ठीक है, ये आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। रीजन वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, सब में एक एक लाइन 2-2 लाइन का रीजन है। ठीक, उसके बाद देखिए मैंने आपको कहा था ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोलता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए भी बोलेगा। याद कीजिए स्पिन ओनली फॉर्मूला रूट अंडर n इंटू n प्लस 2, इससे आप अनपेड मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, वो निकालने भी बोलेगा। जैसे दे देगा Fe3 प्लस CO2 प्लस Cu प्लस Zn2 प्लस और बोलेगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालिए और मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए। ये वाला पार्ट बहुत VBI आता है, इवन ये क्वेश्चन आपको MCQ में भी दे सकता है। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन ऑफ कलर्ड आयंस ऑन द बेसिस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। आपको कोई एलिमेंट दे देगा, जैसे दे देगा Cu2 प्लस है ना और Ni2 प्लस, बोलेगा इन दोनों में कलरफुल कौन है, कलरलेस कौन है, ये पहचानिए। यहां भी बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करके देखिए, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन रहा तो कलरफुल बोलिएगा और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड मिल गए तो कलरलेस। ये वाला पार्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, प्रिपरेशन। अब आज ये यहां पर 2 कंपाउंड आपको पढ़ना है, डी ब्लॉक में आप पढ़े होंगे K2Cr2O7 ये कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड है KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, ये दोनों कंपाउंड आपको पढ़ना है। तो आपका ये प्रिपरेशन कैसे K2Cr2O7 बनता है ये, और केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें ये बात पता चले कि K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और इसमें देखा जाता है ज्यादातर केस में तीन एलिमेंट्स के साथ K2Cr2O7 का रिएक्शन होता है। किसका किसका साथ, I- के साथ रिएक्शन देता है, Fe2+ के साथ देता है और H2S के साथ देता है। प्रीवियस ईयर में झारखंड बोर्ड में आया हुआ भी है, मैंने रिएक्शन भी लिख दिया आपके सामने। अगर आपके पास नहीं हो रिएक्शन लिखा हुआ तो आपको याद दिलाने के लिए कि ये रिएक्शंस आपको करके जाने ही हैं, इसको स्किप मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। जब मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा था, मेरे बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, कहने का मतलब K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रूव कीजिए। या बोल देगा K2Cr2O7 जो है I- Fe2+ H2S के साथ क्या प्रोडक्ट बनाता है, रिएक्शंस लिखिए। तो आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा और बैलेंस भी करना है। हालांकि बैलेंस के लिए आपको LHS में बैलेंस जनरली करके दे देता है, आपको RHS बैलेंस करना होगा। फिर एक क्वेश्चन फेमस इसी में आता है कि K2Cr2O7 को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। देखिए इसका रिएक्शंस मैंने यहां लिख दिया है। गर्म करेंगे तो K2CrO4 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है कि K2Cr2O7 को गर्म करने पर कौन सा गैस निकलता है, कौन सा गैस निकलेगा, ऑक्सीजन। सिमिलरली जितना चीज आपने पढ़ा K2Cr2O7 के लिए, सेम टू सेम आपको पढ़ना होगा KMnO4 के लिए, लेकिन इसमें रिएक्शंस कुछ अधिक है। प्रिपरेशन तो यहां भी पढ़ना है और यहां भी सेम टाइप के रिएक्शंस है। देखिए I- Fe2+ C2O4 2- ऑक्सलेट आयन है, C2O4 2- S2- NO2-, ये सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। इन चारों रिएक्शंस का प्रोडक्ट आपको लिखना है और प्रोडक्ट लिखना मैंने आपको क्लास में बताया था, बहुत ही आसान होता है। Mn2+ और वाटर हर केस में कॉमन है, देख रहे हैं Mn2+ वाटर। बस यहां पर आपको देखना है कि I- कन्वर्ट हो गया है I2 में, Fe2+ Fe3+ में, C2O4 2- CO2 में, H2- S में, NO2- NO3- में, सॉरी यहां पर है। ठीक है, बहुत आसान रिएक्शन होता है ये। ठीक है, इसका ट्रिक्स मैंने आपको क्लास में बताया था। लास्ट है आपका एक्शन ऑफ हीट KMnO4 का। जैसे K2Cr2O7 का एक्शन ऑफ हीट था, वैसे ही KMnO4 का एक्शन ऑफ हीट है। ठीक, अब आ जाइए एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में आपको बस कितनी चीजें देखनी है देख लीजिए। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड का क्या होता है भाई, +3 होता है। क्या होता है, +3। मैक्सिमम एलिमेंट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, हालांकि कुछ एलिमेंट +2 और +4 भी शो करते हैं, मैंने आपको क्लास में बताया था। फिर आपसे पूछेगा, ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इसका कॉज भी पूछ सकता है और कंसिक्वेंस, दोनों में से कोई एक ही जनरली पूछता है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या कारण होता है,
ये भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एकदम सिमिलर है। अगर आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का डेफिनेशन याद हो गया तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी याद हो जाएगा, बहुत आसान है। यहां पे 4f ऑर्बिटल यूज होता है, यहां पे 5f ऑर्बिटल यूज होता है। लेंथेनॉइड का साइज, एटॉमिक साइज ना जैसे जैसे हम लोग सीरीज में पढ़ते हैं घटते जाता है ना, साइज घटते जाएगा, इसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और एक्टिनोइड का भी साइज घटता है, इसको एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्यों होता है आपको मैंने क्लास में बताया था, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f और 5f। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में 4f का शिल्डिंग कम होता है जबकि एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन में 5f का शिल्डिंग कम होता है, इसी वजह से यहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथेनॉइड और एक्टिनोइड में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हो सकता है आपके एग्जाम में यही आए। एफ ब्लॉक से अगर क्वेश्चन आए ना, जैसे मैं एग्जामिनर हूं, मुझे एफ ब्लॉक से क्वेश्चन सेट करना है तो मैं सबसे पहले यही क्वेश्चन देखूंगा। क्यों? इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं दोनों चीज आ जा रहा है, लेंथेनॉइड और एक्टिनोइड। मतलब जब स्टूडेंट डिफरेंस लिखेंगे तो दोनों पार्ट कवर करेंगे। और एक एग्जामिनर के लिए क्या अच्छी बात, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आपको एक क्वेश्चन में वो बहुत चीजों को निकाल पाए कि आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। तो ये एग्जामिनर का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एफ ब्लॉक का। तो चलिए यही था आपका डीएनएफ ब्लॉक का। मैंने कहा था ज़्यादा वीडियो लंबा होगा नहीं, आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, प्रिपरेशन करिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, मैं एक बात बता देता हूं, अगर डीएनएफ ब्लॉक चैप्टर का आपको नोट्स चाहिए तो इसका नोट्स भी मेरे पास अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना, 7004372817। इस चैप्टर का कंप्लीट नोट्स, पूरे चैप्टर का नोट्स मेरे पास है। या फिर आपको ये पीडीएफ चाहिए, इसको भी मैं दे दूंगा। या आपको सिर्फ डीएनएफ ब्लॉक के भी पीवाईक्यूज चाहिए, सिर्फ डीएनएफ ब्लॉक के, बाकी चैप्टर्स के तो मैं दे ही रहा हूं, लेकिन अगर आपको डीएनएफ ब्लॉक का पीवाईक्यू चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। देखिए बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, इसलिए कई बार कुछ मैसेज छूट जाते हैं, तो बुरा मत मानिएगा। आप एक बार अगर मैं रिप्लाई नहीं करूं तो आप एक दो बार और मैसेज कीजिएगा। कई बार होता है कि मैसेज नीचे चला जाता है, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाता हूं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो इतना ही। अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और पढ़ते रहिए। थैंक यू।